हेलो फर्स्ट ईयर मैं डॉक्टर अंजू वाला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। केंद्रीय बैंक के कार्य, साख नियंत्रण की विधियाँ, फंक्शंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था के मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित व नियमित करना होता है। सभी देशों के केंद्रीय बैंक प्रमुख रूप से तीन कार्य करती है। नोटों को निर्गमित करती है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है। साधारणतः एक केंद्रीय बैंक का उद्देश्य विकास की ऊंची दर, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता व सुदृढ़ भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्त करना माना गया है। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक सरकार को ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाने में मदद देता है जिनसे विकास की गति तेज हो सके और देश में सभी काम के योग्य व्यक्तियों को काम मिल सके। साथ ही केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा का आंतरिक मूल्य व बाह्य मूल्य स्थिर रखने का प्रयास भी करता है। केंद्रीय बैंक इन सभी कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन व्यवहार में इन सभी उद्देश्यों में परस्पर तालमेल बिठाना काफ़ी कठिन होता है। एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष कार्य को अधिक महत्व हो सकता है। भारत में हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने का महत्व अधिक माना गया है। यह आर्थिक स्थिरता के साथ विकास करने के लिए आवश्यक होता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास के लिए नीतियां भी सुझाता है। केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के जाने माने लेखक डी कॉक ने एक केंद्रीय बैंक के निम्न कार्य बताए हैं। पहला, नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। तीसरा, व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक। चौथा, देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षक। पांचवा, पुनर्कटौती का बैंक व अंतिम ऋणदाता। छठा, केंद्रीय समाशोधन, निपटारा व स्थानांतरण का बैंक एवं सातवां, साख नियंत्रण। सबसे पहला कार्य है नोट निर्गमन का एकाधिकार। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक को कागजी मुद्रा निर्गमित करने का एकाधिकार होता है। इससे नोट निर्गमन का कार्य अधिक सुचारू रूप से हो सकता है। सरकार इस कार्य को ठीक तरह से नियंत्रित कर सकती है। नोट निर्गमन की विभिन्न प्रणालियां होती हैं जिन्हें एक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनाता है। नोट निर्गमन की आनुपातिक कोष प्रणाली में निर्गमित मुद्रा के पीछे सोने व चांदी के सिक्के अथवा विदेशी प्रतिभूतियां किसी निश्चित अनुपात में रखी जाती हैं। कागजी मुद्रा बढ़ाने के लिए इस पद्धति को आवश्यक कोषों की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन न्यूनतम कोष प्रणाली में न्यूनतम कोष रखकर आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा निकाली जाती है। यह पद्धति अधिक लोचदार होती है। भारत में आजकल यही पद्धति प्रचलित है। किसी भी देश की करेंसी में सिक्के व पत्र मुद्रा दोनों शामिल होते हैं। केंद्रीय बैंक का पत्र मुद्रा पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। सिक्के वैसे तो सरकार चलाती है, लेकिन प्रचलन में केंद्रीय बैंक ही लाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक को देश की करेंसी का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण पाया जाता है। दूसरा है सरकारी बैंक व एजेंट व सलाहकार। केंद्रीय बैंक सरकार के विभिन्न प्रकार के लेन देनों का कार्य भी करती है। वह सरकार की ओर से कर, सार्वजनिक ऋण आदि की राशि जमा करता है और समस्त सरकारी भुगतान करने की व्यवस्था करता है। यह आवश्यकता पड़ने पर सरकार को कर्ज भी देता है। सरकार को कर्ज सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर दिया जाता है। डी कॉक के अनुसार सरकारी बैंक, केंद्रीय बैंक सर्वत्र राज्य के बैंकर के रूप में कार्य करते हैं। ये इसलिए नहीं कि राज्य के लिए ऐसा करना सुविधाजनक व सस्ता होता है, बल्कि इसलिए कि सार्वजनिक वित्त व मौद्रिक मामलों में परस्पर गहरा संबंध होता है। केंद्रीय बैंक सरकार को विभिन्न आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मदद देता है, जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापार नीति, विनिमय दर नीति इत्यादि। वैसे सरकार की मौद्रिक नीति तो इसी माध्यम से लागू की जाती है। तीसरा, व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास कुछ राशि नकद रूप में रखते हैं, जिसे विभिन्न बैंकों के
लेन देन का परस्पर समाशोधन में निपटारा करने की सहूलियत होती है और साख नियंत्रण की दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व होता है। देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर कर्ज भी देता है। इस प्रकार नगद कोषों का संरक्षक माना गया है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक नगद कोषों को मात्रा को घटा और बढ़ा सकता है। नगद कोष अनुपात, जिसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, के बढ़ाने से साख संकुचन होता है और इसको घटाने से साख का विस्तार होता है। नगद कोष अनुपात व्यापारिक बैंकों की मांग व अवधि मांग जमा राशियों का वह अनुपात होता है जो उन्हें रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। फोर्थ है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। केंद्रीय बैंक अपने देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है। वह प्राय विदेशी मुद्रा को जमा करता है, उनके उपयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। देश में मुद्रा की विदेशी करेंसी की स्थिर रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक माना गया है। एक देश के पास जो विदेशी विनिमय कोष होता है उसे उचित देखभाल व सदुपयोग करना आवश्यक होता है। यह कार्य केंद्रीय बैंक को सौंपा जाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय की दर को स्थिर रखता है। आवश्यकता पड़ने पर वह सरकार को विनिमय की दर परिवर्तित करने की सलाह भी देता है। भारत में 20 अगस्त 1994 में रुपए का चालू खाते का पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया है। इसकी घोषणा 1994-95 के बजट में के समय की गई थी। अगला है पुनर्कटौती का बैंक व अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक बैंकों का प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती करके उन्हें वित्त प्रदान करता है। मान लीजिए ए ने बी को माल उधार बेचा और बी ने एक बिल स्वीकार करके ए को दे दी और जिसका भुगतान 3 महीने बाद किया जाना है। ए चाहे तो किसी बैंक से उस बिल को बनाकर तुरंत नगद राशि प्राप्त कर सकता है। वह बैंक केंद्रीय बैंक से इस बिल की पुनर्कटौती कराकर रुपए प्राप्त कर सकता है। निश्चित अवधि के बाद बी को इस बिल की राशि का भुगतान करना होगा। वैसे व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से प्रत्यक्ष रूप से कर्ज भी लेते हैं। इस प्रकार केंद्रीय बैंक का मुद्रा बाजार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यह अंतिम ऋणदाता माना गया है क्योंकि देश की कुल मुद्रा की पूर्ति इसी नियंत्रण में होती है। जिस सीमा तक व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से प्राप्त कर्जे का उपयोग करते हैं उस सीमा तक केंद्रीय बैंक उन पर प्रभाव बढ़ जाता है और वह अपने मौद्रिक व साख नीतियों को अधिक आसानी से तथा अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से लागू कर सकता है। अगला है समाशोधन, निपटारा व मुद्रा का हस्तांतरण। केंद्रीय बैंक के पास विभिन्न बैंकों के खाते होते हैं, इसलिए उनके पारस्परिक लेन देन का समाशोधन करने में केंद्रीय बैंक मदद करता है। यह चेकों के आधार पर एक बैंक के खाते से राशि निकालकर दूसरे बैंक के खाते में जमा कर देता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा बेचने की सहूलत भी देता है। 7वां है साख नियंत्रण। यह केंद्रीय बैंक का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। यह मुद्रास्फीति के समय साख की मात्रा कम करता है और मंदी के समय साख का विस्तार करता है। साख नियंत्रण के कई उपाय होते हैं, जैसे बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रिया, नगद रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय आदि। अगला है विविध कार्य। केंद्रीय बैंक विकासशील देशों के विकास को प्रोत्साहन देने वाले कार्य भी करता है। जैसे भारत में ये कृषि साख के क्षेत्र में विशेष रूप से रुचि लेता है। यह सहकारी संगठनों को रियायती शर्तों पर कर्ज देता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक व मौद्रिक विषयों पर आवश्यक अनुसंधान करवाता है और विभिन्न प्रकार के आंकड़े व रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह व्यापारिक बैंकों से मिलकर साख नियोजन की प्रक्रिया को लागू करता है ताकि निजी साख सीमित साख का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक क्षेत्र में उत्पादन, विनियोग, आमदनी को बढ़ाने में किया जा सके। व्यापारिक बैंक के मार्फत सरकार समाज के कमजोर वर्गों को साख प्रदान करके केंद्रीय बैंक उन पर विकास करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है ताकि वे अन्य वर्गों से पीछे ना रहे। विभिन्न कार्यों का सापेक्ष महत्व।
हाट्रे के अनुसार केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य अंतिम ऋणदाता का है, और जबकि LACLD के अनुसार इसका प्रमुख कार्य देश की मौद्रिक व बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना व स्थिर करना माना गया है। भारत में नोट निर्गमन की विधि। भारत में 1 रुपये की नोट व सभी श्रेणियों के सिक्के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किए गए हैं। शेष सभी बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए हैं। आजकल देश में 2, 5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट प्रचलन में है। रिजर्व बैंक के 2 विभाग हैं। पहला निर्गमन विभाग, जो नोटों के निर्गमन के लिए जिम्मेदार होता है। निर्गमित मुद्रा रिजर्व बैंक की मौद्रिक धनधारियाँ होती है। इसके पीछे समान मूल्य की परिसंपत्तियाँ जैसे सोने के सिक्के, धातु, विदेशी मुद्रा, सोने के सिक्के, भारत सरकार के रुपयों की प्रतिभूतियाँ होती हैं। जो कभी निर्गमन विभाग की परिसंपत्तियाँ आती है तो उसे मुद्रा निकालनी पड़ती है। दूसरा होता है बैंकिंग विभाग, जो मुद्रा के विस्तार व संकुचन की देखभाल करता है। यह मुद्रा को चलन में डालता है और चलन से हटाता है। भारत में 6 अक्टूबर 1956 में पूर्व नोट निर्गमन की आनुपातिक कोष प्रणाली प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत नोटों के पीछे 40% राशि सोने के सिक्के, धातु, स्टर्लिंग रखे जाते थे। लेकिन 1956 में रिजर्व बैंक अधिनियम के संशोधन कर नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू गई, जिसमें 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां व 115 करोड़ रुपए के सोने के सिक्के रखकर चाहे जितनी मुद्रा निकाल सकते हैं। 31 अक्टूबर 1957 में न्यूनतम सीमा घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दी गई, जिसमें संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक की सलाह से विदेशी प्रतिभूतियों को भी पूर्णतः परित्याग कर सकती है। लेकिन 115 करोड़ रुपए के सोना तो सदैव रखना ही पड़ता है। वर्तमान में भारत में प्रबंधित कागजी मुद्रा मान पाया जाता है। संपूर्ण मुद्रा के पीछे मात्र 115 करोड़ रुपए का सोना है, जो बहुत कम है। शेष राशि के पीछे रुपए की प्रतिभूतियां होती हैं। भारत सरकार रिजर्व बैंक से जो भी उधार लेती है उस मौद्रिक व्यवस्था के अनुसार रुपयों की प्रतिभूति रखी जाती है। नियोजित आर्थिक विकास में आवश्यकता अनुसार नोट छाप कर रखने के लिए इस प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रणाली के अंतर्गत नोट छापने का कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। इस प्रकार केंद्रीय सरकार के निर्णय अनुसार घाटे के बजटों की वित्तीय व्यवस्था के लिए मुद्रा की सप्लाई बढ़ाई गई है। अतः इस प्रणाली में कागजी मुद्रा की मात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता। सितंबर 1994 में भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय व भारतीय रिजर्व बैंक के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अडहोक ट्रेजरी बिल के जारी करने की मात्रा पर सीमा लगा दी गई है। इस समझौते के अनुसार 94-95 में ट्रेजरी बिलों के निर्गमन पर 6000 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई थी। अब ऐसी ही सीमा 95, 96, 96 के वर्षों के बाद में भी घोषित की जाएगी। और 97, 98 में भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को उधार लेकर घाटे की वित्त व्यवस्था की यह विधि पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी और सरकार को अपनी घाटे की पूर्ति के लिए सीधे बाजार से उधार लेना होगा। अगला टॉपिक है केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय। केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है साख नियंत्रण का, जो कि हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।